हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी सुनाने वाला हूं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के 12th के हिंदी के लिए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी। और ये कहानी भी हालांकि ऐसा है जो अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं, मतलब सिर्फ सुन लेते हैं, तो आप लोगों को पूरी कहानी जो है आप लोगों को मुँह जबानी मतलब याद हो जाएगा एक प्रकार से, एकदम पूरा मौखिक रूप से। ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी के जीवनी के बारे में। ठीक है ना। तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी के जीवनी के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो कि पता होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है उसने कहा था, और उसने कहा था याद रखिएगा, यह एक कहानी है। उसने कहा था क्या है, यह एक कहानी है जो कि चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसी कहानी का जो है मैं आज आप लोगों को एकदम लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर एक बार में नहीं देख पाते हैं तो 2 बार में, 3 बार में, लेकिन इस वीडियो को आप लोग प्रयास कीजिएगा 2 से 3 बार जो है रिपीट करके सुन लीजिएगा, तो आप लोगों को पूरी कहानी याद हो जाएगा। और ये कहानी जो याद हो गया तो आप लोग समझ लीजिए एकदम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले, आप उसे बनाने में सक्षम रहिएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करता हूं, और लास्ट तक जो देखते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा जो सर मैंने लास्ट तक सुन लिया है और मुझे पूरी कहानी याद है। ठीक है ना। तो चलिए, तो उसने कहा था जो स्टार्ट होता है कहानी, देखिए बोला जा रहा है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाए। मतलब यह एक मजाकिया प्रकार का वाक्य है जो जिनको बड़ी बड़ी शहरों के इक्के गाड़ी वालों की, इक्के गाड़ी वालों मतलब घोड़ा गाड़ी वाला जो होता है ना, एकदम दौड़ाते रहता है। तो बोल रहा है उनके कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई हो या उनके कान पक गए हो, तो हमारी प्रार्थना है जो अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगा ले। मतलब ये मजाक टाइप का हो गया, जो अमृतसर के बम्बू काट वाला जो है ना, वहाँ भी कुछ शायद ऐसा ही होता होगा, इसलिए बोल रहा है वहाँ के बोलियों की मरहम लगा ले। मतलब वहाँ भी समझिए सेम प्रकार से चलता होगा। बोल रहा जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चिंध कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गिलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वालों के लिए ठहर कर, सब्र कर, समुद्र का उमड़ कर बचो खालसा जी। सॉरी, मतलब पूरे कहानी ही मैंने पढ़ दिया, समझिए बात को। बोला जा रहा है जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले जब चल देते हैं, जो सड़क की जो बड़ी बड़ी चौड़े सड़कें होती हैं उस पर मान लीजिए इक्का वाले जो घोड़े की एकदम चाबुक से क्या करते हैं, पीठ छील देते हैं। चाबुक जानते हैं ना, डंटा में एक रबड़ वाला लगा रहता है और उससे मतलब घोड़ा को मारता रहता है ताकि एकदम फास्ट में दौड़े। तो बोल रहा है उनकी पीठ जो है चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले क्या करते हैं, तो कभी कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध बताते हैं। मतलब गाली जो पढ़ते हैं ना घोड़े को, तो वही हो गया, इनको सभ्य भाषा में कहेंगे, जो वो कभी कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध बताता है। मतलब साफ तौर पे समझिएगा तो उनको गाली देता है। और कभी राह चलते पैदलों की आंखें न होने पर तरस खाते हैं, और कभी कभी राह चलते पैदलों वाले के मतलब पैदल जो चलते हैं उनके आंखें न होने की तरस खाते हैं। मतलब अरे भाई क्या आपके पास आंख नहीं है, मतलब आप साइड से चल रहे हैं फिर भी आपके पैर पे चढ़ा के चल जाएगा, और उल्टे आप ही को बोलेगा कि भाई क्या अंधे हो, देख के नहीं चल सकते, वो वाली बात होगी। तो वही बोल रहा है कभी कभी राह चलते पैदलों की जो है ना आंखें न होने पर तरस खाता है, और कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोड़े को चिंध कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, तो पैदल चलने वाले व्यक्ति के मतलब पैर पर से वो चक्का गुजार देता है, जिससे उसके पैर जख्मी हो जाते हैं, और इक्के वाले जो है खुद को ही मतलब सताया हुआ समझते हैं, जो अरे हम ही मतलब यहाँ पे दबे कुचले हैं, जो आता है हम ही को मतलब गरिया देता है, बल्कि इसका उल्टा वो कर देता है। और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने
नाक की सीध चले जाते हैं। और बोल रहा है जो संसार भर की जितना भी गलानी हो एकदम सब, और गलानी निराशा और क्षोभ के एकदम अवतार बने, एकदम बिल्कुल नाक के सीधे चले जाते हैं। ऐसा नहीं कोई साइड में है तो टर्न कर ले ना, एकदम बिल्कुल कैसा जाना है, नाक के सीधे चले जाना है, भले आपके पैर पर से गुजरना पड़े चलेगा, ठीक है। तो सीधे चले जाते हैं। बोल रहा तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर, उसके बाद क्या करता है, तब जाके जो है अमृतसर की उनके जो बिरादरी वाले होते हैं वो तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए क्या करता है, ठहर कर सब्र का समुद्र उमार कर या उमरा कर क्या बोलता है, जो बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, ऐसा बोलता रहता है ना एक वाले पर, हटो भाई जी, बचो खालसा जी, ठीक है ना, ऐसा मतलब उनके मुख से हमेशा निकलता रहता है। और आने दो लाला जी, हटो बाछा, बच्चा सब जो कोई रहता है क्या बोलता है, हटो बाछा, तो इस प्रकार से मतलब बोलते हुए जाता है। और कहते हुए सफ़ेद फेटों, कचरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भोड़ वालों के जंगल में से राह खेते हैं। और इस प्रकार से वो कहते हुए जो है समझिए वो बीच में से निकलता है। कौन, तो याद रखिएगा वही इक्के वाले, ठीक है ना। उसके बाद बोला जा रहा है जो क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। और यह इक्के वाले बोलते हैं जो क्या मजाल है किसी को जब तक जी नहीं कहिए, साहब नहीं कहिए, तब तक वो हट जाए, ऐसा होता ही नहीं है। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं पर मीठी छुरी की तरह महीन बार करती है। बोला ऐसा बात नहीं है जो उनकी जीभ नहीं चलती है, लेकिन एकदम मीठी छुरी की तरह महीन धार की तरह मतलब वो चलता है। उसके बाद यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनाबली के नमूने ये हैं। और बोला जा रहा है अगर मान लो कोई बुढ़िया है जो बार बार चेतावनी देने के बाद भी लीक से नहीं हटती, मतलब उसके सामने से नहीं हटता, तब उसके बाद क्या निकलते हैं पता है इक्का वाले के, वो बोलते हैं हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मावलिए, हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबी वलिए। मतलब इसका अर्थ क्या है, तो बोल रहा है समष्टि में इसके अर्थ है, मतलब सामान्य अर्थ क्या है, तो ये हमको लग रहा है शायद पंजाबी भाषा में है ये, तो उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, जो तू जीने योग्य है तू भाग्यों वाली है। बुढ़िया की बोलते हैं मतलब तू जीने वाली है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। कौन बोलते हैं, तो वही इक्के वाले, मतलब वो हमेशा इतना परेशान रहते हैं सोच नहीं सकते हैं। उसके बाद ऐसे बाम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। और बोल रहा है ऐसे ही बम्बू काट वालों में जो है वो शहर में एक लड़का और एक लड़की जो है एक दुकान पे आके क्या करते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है, मतलब एक के बाल और दूसरे के ढीले सुथने, मतलब ये जो पगड़ी टाइप का बना रहता है, उन दोनों से पता चल रहा था जो दोनों क्या है, सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लाने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया, मतलब लड़का जो था वो अपने मामा के केस धोने के लिए क्या करने लिए आया था, तो दही लेने के लिए आया था, और लड़की जो है वो रसोई के लिए बढ़िया लेने के लिए आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। और दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, मतलब एक परदेसी से परेशान था। क्यों परेशान था, तो भाई उसको एक पापड़ की गड्डी दिया, अब गलती से बोल दिया होगा भाई इसमें 10 पीस होगा, तो वहाँ से एकदम गीला पापड़ को जो है ना जब तक वो गिनेगा नहीं तब तक हट नहीं रहा था, तो इसलिए मतलब वो बेचारा परेशान था। बोल रहा है शेर भर गीले पापड़ को वो मतलब गिने बिना हट ही नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद उतने ही में कुछ बातचीत होता है, क्या बातचीत होता है, तो देखिए, तो उतने ही में कुछ बातचीत होता है, जो तेरे घर कहाँ है, तो बोल रहा है तो वो बताता होगा, ठीक है ना। बोल रहा है मतलब वो दुकानदार पूछता है तेरे घर कहाँ है, तो वो बताता होगा मेरा घर कहाँ है। फिर बोल रहा है मगड़े में, और तेरे, तो बोल रहा है माझे में। यहाँ कौन पूछ रहा है पता है, तो ये तेरे घर कहाँ है, तो ये लगभग ये लड़का पूछ रहा है, ठीक है ना, ये लगभग लड़का पूछ रहा है जो तेरे घर कहाँ है, तो मगड़े में, और तेरे,
तो वो लड़का बोल रहा है माझे में। तो फिर यह कहाँ रहती है? तो अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। तो वो बता रहे हैं, मतलब ऐसा बातचीत कर रहे हैं, जो अंतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा होते हैं। तो फिर लड़का बोला मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। मतलब तेरा घर कहाँ है? तो मगड़े में। और बोला और तेरे? तो माझे में। ये लगभग लड़का पूछता है जो तेरा घर कहाँ है? तो लड़की बोलती है मगड़े में। और तेरे? तो लड़का बताता है माझे में। तो बोल रहा है यहाँ कहाँ रहती है? तो बोल रहा है अंतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा रहता है। तो लड़का भी बोलता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर जो है कहाँ पे है? गुरु बाजार में। ठीक है। उसके बाद क्या बातचीत हुआ? तो उसके बाद बातचीत हुआ तब बोलता है, उसके बाद बोला जो इतने में क्या हुआ? तो इतने में दुकानदार जो है ना उनको निपटा दिया। मतलब दोनों को जो सामान लेना था वो उनको दे दिया और इनका सौदा देने लगा। मतलब एक को सामान दे दिया, दूसरा का सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। सौदा देने के बाद दोनों क्या हुआ? लड़का लड़की साथ साथ निकले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुरमाई हो गई है? तो कुछ दूरी जाने के बाद लड़का जो है उस लड़की से पूछता है जो तेरी कुरमाई हो गई है? तो कुरमाई का मतलब ये लगभग तेरी सगाई हो गई है, जो कि विवाह से पहले का एक रस्म होता है। तो वही पूछ रहा है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। उसके बाद इस पर जो है लड़की आंखें चढ़ाकर बोलता है धत, और ये कहकर जो है वो भाग गई और लड़का जो है मुंह देखता रह गया। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। और इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे दिन भी, एक दिन सब्जी वाले के यहाँ मिल गया दोनों, तो फिर तीसरे दिन दूध वाले के यहाँ मिल गया। और इसी प्रकार से जो है लगभग इनका लव स्टोरी जो है शुरू हो गया। कोई है अनुभवी व्यक्ति इसमें तो बता सकते हैं कि किस प्रकार से शुरू होता है। उसके बाद महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा। फिर महीना भर यही हुआ जो मतलब कल यहाँ मिले परसों वहाँ, अचानक मतलब दोनों मिल जाते थे और यही हाल रहा। फिर 2-3 बार लड़के ने पूछा जो तेरी कुरमाई हो गई है? और उत्तर में वही मिला क्या? धत। मतलब धत कहकर वो लड़की भाग जाती थी। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की बोला लड़के की संभावना के विरुद्ध। फिर लड़का जो है उसी प्रकार से उसको चिढ़ाने के लिए मतलब बोल देता है जो तेरी कुरमाई हो गई है। तो फिर लड़की का जवाब जो है एक दिन आता है उसके आंसर के विरुद्ध। लड़का सोचता होगा नहीं इसका तो नहीं हुआ होगा, ऐसे ही हम मजाक करते हैं, लेकिन एक रोज़ उसका मजाक भारी पड़ गया। उसका जवाब जो है कुछ उल्टा आ गया। ठीक है। लड़की बोली जो मतलब हाँ हो गई है। तो फिर लड़का बोला कब? तो लड़की बोली कल, देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू। लड़की बोलती है देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू, मतलब कल ही मेरी क्या हो गई है? कुरमाई हो गई है। उसके बाद क्या हुआ? तो फिर लड़की भाग गई। मतलब यह कहकर देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू, कल ही मेरी सगाई हुई है। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। फिर लड़के जो है वो अपने घर की तरफ राह लिया, मतलब अपने घर की तरफ रास्ता पकड़ लिया। रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया। और रास्ते में एक लड़के को क्या हुआ? एकदम मोड़ी में क्या किया? ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई क्या हुआ? खो गया। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। और एक गोभी वाला का जो ठेला था उस पर दूध क्या किया? उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। और सामने से आ रही कोई वैष्णवी नहा के आ रही होगी तो उससे टकराई तो बोला होगा रे अंधा है तो मतलब दिखाई नहीं देता, तो वही हो गया। जो उस वैष्णवी से टकराने के बाद जो है उन्होंने क्या किया? तो अंधे की उपाधि पाई। और ये सब हरकत करते हुए तब कहीं जाके वो घर पहुंचा। मतलब बेचारा जो है ना सदमा में चला गया होगा जो नहीं हम सोच रहे थे मतलब ये मेरी होगी, लेकिन पता चला ये किसी और से कुरमाई कर ली। ठीक है ना। तो ऐसे में सोचकर ये पागलों वाली हरकत करते करते जो है अंततः वो अपने घर पहुंचा। तो इस प्रकार से तुम्हारा पहला पार्ट जो था कहानी का वो ख़त्म हो गया। टोटल 5 पार्ट में ये कहानी बटा हुआ है। लास्ट में हम दिखा देंगे। 5 पार्ट में बटा हुआ है जिसमें आप लोगों को दूसरा, तीसरा, ठीक है, और चौथा, ये 3 भाग में जो है युद्ध का वर्णन है। इसमें क्या है तो आप लोग याद रखिएगा युद्ध का वर्णन है। उसके बाद पहला और 5वां इस दोनों में जो है इनका लव स्टोरी दोनों का शुरू है। ठीक है ना।
तो याद रखिएगा पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है। जो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में पूछेगा। उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, 3 भाग में। 2 भाग में क्या है, तो लव स्टोरी है। 3 भाग में कौन कौन से में युद्ध का वर्णन है, तो याद रखिएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो चलिए पहला यहाँ ख़त्म होता है लव स्टोरी वाला बात, और लव स्टोरी वाला बात फिर शुरू होगा सीधा लास्ट पार्ट में 5वां में। तब तक दूसरा, तीसरा, चौथा में एकदम पूरा क्या है, घातक सीन, मतलब है सिनेमा का जो है एकदम क्या है, पूरा मारकाट वाला सीन है। तो दूसरा भाग में शुरू होता है कुछ ऐसा स्टोरी। देखिए दूसरा भाग में क्या बोला जा रहा है। दूसरा में बोल रहा है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, 2-3 रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ कर गई है। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती हैं और 100-100 गज धरती उछल पड़ते हैं। तो ये बोल रहे हैं कौन, तो ये लगभग सूबेदार हजारा सिंह बोल रहे हैं, हालांकि आगे पता चल जाएगा आपको। बोल रहा है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, जो दिन रात खंदक में बैठे बैठे लग रहा है, मतलब एकदम हड्डियां जो है अकड़ गई है। और लुधियाना से 10 गुना ज़्यादा मतलब ठंडा पड़ता है, ऊपर से मेह और बर्फ़ ऊपर से गिरता है, और पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए, मतलब यहाँ तक जो है कीचड़ में धंसे हुए, ज़मीन में कहीं कुछ दिखता नहीं है। उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद जो है ऐसा ऐसा धमाका होता है जो एकदम कान फाड़ देने वाली होती है। और उसमें क्या होता है, तो 100-100 गज लगता है जैसे धरती उछल पड़ता है। ठीक है, और इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। और सोच रहा है मतलब इस गैबी गोले से कोई बचेगा तब तो लड़ेगा। ठीक है, नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जलजला का मतलब एक प्रकार से भूकंप समझो। तो बोल रहा है मतलब जो नगरकोट वाले जलजले सुने थे मतलब भूकंप सुने थे, लेकिन यहाँ तो साला दिन में 25 बार भूकंप आता है। मतलब जब भी इतना बड़ा बड़ा गोला गिरेगा तो धरती उछलता है। तो वही बोल रहा है, यहाँ तो समझिए दिन में 25 जलजले आते हैं। बोल रहा है जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकली गई तो चटाक से गोली लग जाती है, और खंदक से कहीं बाहर कोहनी सब निकल गया तो समझो तुरंत उसमें गोली लग गया। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। बोल रहा है मतलब ना जाने ये शैतान जो है वो मिट्टी में सने रहते हैं या घास में जो है घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद लहना सिंह बोलता है जो और 3 दिन, लहना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में बीत ही दिए, मतलब बिता ही दिए। फिर बोलते हैं लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए हैं, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी है। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो हम अपने मतलब अपने हाथों झटका करेंगे, मतलब एकदम मौज करेंगे। ठीक है ना। और पेट भर खाकर सोए रहेंगे, पेट भर खाएंगे और एकदम से सोए रहेंगे, छुट्टी रहेगा तो। और उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास। बोल रहा है उसी मतलब फिरंगी मैम के बाग में सोए रहेंगे एकदम खा के, जो जहाँ पे जो है ना घास क्या एकदम मखमल की तरह है। ठीक है। और बोल रहा है फल और दूध की तो वर्षा कर देती है। क्या कहते हैं, जो फल और दूध की वर्षा कर देती है, कौन, तो वही फिरंगी मैम। और लाख कहते हैं दाम नहीं लेती है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। और ये सब कहते हैं जो मतलब पैसा ले लो, लाख कहने पर मतलब वो पैसा नहीं लेती है मैम, वो कहती है मतलब नहीं तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इसलिए वो इन सभी को जो है दूध फल सब जो है बहुत खिलाते हैं, लेकिन बदले में पैसा नहीं लेते हैं। उसके बाद बोल जा रहा है, उसके बाद क्या है, जो 4 दिन तक पलक नहीं झपी, 4 दिन तक जो है मतलब आंख नहीं बंद हुआ समझो। और बोलता है जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। और क्या बोला जा रहा है लहना सिंह, जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो यहाँ से ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है, पूछा जाएगा किसने कहा था जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, तो ये हो जाएंगे लहना सिंह। बोल रहा है मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च करने का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। लहना सिंह बोलते हैं मुझे मतलब संगीन चढ़ाकर सिर्फ मार्च करने का मतलब घूमने का मौका मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले नहीं मारूं तो मुझे दरबार साहब की मतलब दिल्ली में जो है ना क्या करना है, मत्था टेकना भी नसीब ना हो।
उसके बाद बोल रहा है पाजी कहीं के जो कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं। बोल रहा है पाजी कहीं के कालों के घोड़े जो होते हैं वो संगीन देखते ही क्या करते हैं, मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। बोल रहा है यों अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील एक जर्मन नहीं छोड़ा था। और ये कौन, लाना सिंह बता रहे हैं उस दिन जो धावा किए थे तो 4 मील तक समझिए हम एक भी जर्मन सैनिक नहीं छोड़े थे। पीछे जनरल ने हट जाने को कमान दिया, नहीं तो समझो मतलब एकदम बर्लिन तक पहुंच जाते। मतलब बोल रहे हैं पीछे हटने का कमान जो है जनरल साहब ने दे दिए थे, नहीं तो समझो क्या करते हैं। ठीक है, बोल रहा है नहीं देते तो समझो, नहीं तो सीधे हम कहाँ पहुंच जाते, बर्लिन। उसके बाद क्यों, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। फिर सूबेदार जो थे हजारा सिंह, उन्होंने मुस्कुराकर क्या कहा, जो लड़ाई के मामले जो है वो जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े बड़े अफसर जो है वो दूर की सोचते हैं, मतलब आगे की भविष्य की सोचते हैं, जो अगर हमने ऐसा कदम उठाया तो आगे चलकर क्या होगा। तो ये तो मान लीजिए कोई जमादार या नीचे पोस्ट पर जो रहते हैं व्यक्ति वो नहीं सोचते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो रहते हैं वो बहुत दूर की सोचते हैं। बोल रहा है 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। बोल रहा है मतलब 300 मील का सामना है, मतलब टोटल जो हम लोग खदेड़ना है एकदम 300 मील, तो एक और मान लीजिए बढ़ ही गए तो क्या होगा, एक और बढ़ जाने से फिर दूसरी ओर जो कब्जा कर लेगा तो ये तो कोई बात नहीं होगा, इसलिए। उसके बाद फिर लाना सिंह बोलता है सूबेदार जी सच है। लाना सिंह बोला, लाना सिंह क्या बोला, सूबेदार जी ये बात सच है, पर करे क्या, मतलब पर करे क्या, जो हड्डियों में तो जारा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवालियों के से सोते झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाएगा। लाना सिंह थोड़ा मतलब अलग मिजाज का था, सोच रहा है मतलब सूबेदार जी करे क्या, हड्डियों में तो एकदम जारा धंस गया है, एक बार मतलब हमला हो जाए तो क्या आ जाएगा, थोड़ा शरीर में मतलब एनर्जी आ जाएगा। वही बोल रहा है एक धावा हो जाए तो शरीर में क्या आ जाएगा, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों को कौन कहे थे, लहना सिंह। ठीक है, उसके बाद सूबेदार हजारा सिंह क्या बोले, जो उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल और वजीरा तुम 4 जने बटालियन लेकर खाई का पानी बाहर फेंक दो। और वजीरा सिंह को बोला तुम 4 जने जाओ, मतलब 4 आदमी जाओ और खंडक की जो पानी है उसको, खाई की जो पानी है उसको बाहर फेंक दो। और महासिंह को बोला जो शाम हो गई है खाई के दरवाजे का पहरा जो है बदल दो, जो था वहाँ उसको हटा दो, दूसरा व्यक्ति को लगा दो। और यह कहते हुए खंडक के चारों ओर जो है सूबेदार हजारा सिंह चक्कर काटने लगे। उसके बाद वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछेगा पलटन का विदूषक कौन था, तो याद रखिएगा वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, पानी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था और वजीरा सिंह क्या बोला, मतलब बाल्टी में गंदा पानी जो था उसको बाहर फेंकते हुए क्या बोला, जो मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, इस पर सब खिलखिले मतलब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। और फिर क्या हुआ, जो ये बोला मैं पाधा बन गया हूँ, जर्मनी के बादशाह का तर्पण करता हूँ, तो ऐसा करते करते मतलब सब क्या हुआ, हंस गया, तो मतलब उदासी के बादल फट गए, मतलब थोड़ा सा सबको चेहरे पे जो है खुशी आई। फिर लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथों में देकर कहा, जो अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में कहीं नहीं मिलेगा। फिर लाना सिंह दूसरा बाल्टी जो है भर के उसके हाथ में दिया, वजीरा सिंह के हाथ में, और बोला यह अपनी बाड़ी के खरबूजों में जो है पानी दे दो, ऐसा पानी जो है या ऐसा खाद वाला पानी जो है पूरे पंजाब भर में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना। फिर वजीरा सिंह बोला हाँ देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धूमा जमीन जो है यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। कौन कहा था, तो वजीरा सिंह। वजीरा सिंह बोला जो हाँ देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद जो है सरकार से 10 धूमा जमीन क्या करूँगा, यहीं पे मान लूँगा और उसमें फल के बूटे लगाऊंगा। उसके बाद लाड़ी होड़ा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को। फिर लाना सिंह बोलते हैं जो मतलब लाड़ी होड़े वालों को भी यहाँ बुला लोगे या उस दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को, किसको बुलाओगे। तब क्या हुआ, तब बोला
तब बोला चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। फिर वजीरा सिंह क्या बोले, चुप करो, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तंबाकू ही नहीं पीते। और बोल रहा है जो देश देश की बात है, मैं तो आज तक यही समझ नहीं सका जो सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझता है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं ना। वो फिरंगी मैम के बारे में सोच रही है, जो छोड़ दो, मतलब देश देश की बात है, आज तक मैं उसे समझ नहीं सका, उस मैम के बारे में बोल रहा है। और सिख तंबाकू नहीं पीते, बोल रहा है वह सिगरेट देने में हट करती है, सिगरेट देने में हट करती है। कौन? तो वही फिरंगी मैम, लेकिन होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। और बोला अगर मैं पीछे हटता हूँ तो वो मैम समझती है जो राजा बुरा मान गया, अब वह मेरे देश के लिए नहीं लड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा सोचता है। उसके बाद अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, तो कौन बोला, तो ये लाना सिंह बोला, मतलब अब बोधा सिंह कैसा है, तो फिर हजारा सिंह बोला कौन, तो वो अच्छा है। कौन बोला, तो लाना सिंह बोला अब बोधा सिंह कैसा है, ठीक है। तो वजीरा सिंह बोलता है मतलब क्या, जो अच्छा है। उसके बाद शुरू होता है, बोल रहा है जो जैसे मैं जानता ही ना हूँ, मतलब लाना सिंह बोलता है मतलब ऐसे क्या, जो जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजार करते हो। मतलब लाना सिंह बोलता है मतलब जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम जो है अपना कंबल जो है उसे दे देते हो और तुम खुद मतलब सिगड़ी के सहारे रात गुजारते हो और उसके पहरा देने पर आप पहरा दे आते हो, ठीक है ना। और बोलता है जो बोधा सिंह के पहरा देने के जगह तुम अपने आप दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। बोल रहा है अपने लिए जो सूखे लकड़ी होता है उस पे तुम उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांद पड़ जाना। बोल रहा है मतलब तुम अपने कीचड़ में पड़े रहते हो, ऐसा नहीं है मतलब तुम खुद बीमार पड़ जाना। तो फिर बोलता है मौत है और न्यूमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। बोल रहा है सॉरी यहाँ छूट गया, बोल रहा है जार क्या है, तो बोल रहा है जार क्या है, तो यह एक मौत है, और बोल रहा है न्यूमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते, ठीक है। उसके बाद मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डक के किनारे मरूंगा, भाई किरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा। ये कौन बोल रहा है, तो ये वजीरा सिंह बोल रहा है। वजीरा सिंह क्या बोल रहा है, जो मेरा डर मत करो, मैं बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा और भाई किरत सिंह की गोद में मेरा सर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, और मैं अपने हाथ से जो आम का पेड़ लगाया हूँ उसके मतलब आंगन में उस आम के पेड़ की छाया होगी। फिर वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, ये लाना सिंह लगभग कह रहा था। बोल रहा नहीं सॉरी, मतलब फिर वजीरा सिंह क्या बोला, जो मतलब क्या मरने मारने की बात करता है। तो अभी तक जो ये बात आप सुन रहे थे ये कौन कह रहा था, तो ये कह रहा था आप लोगों को, तो ये कह रहा था आप लोगों को वजीरा सिंह, ठीक है ना। ये कौन कह रहा था, ये कह रहा था लगभग लहना सिंह। तो वजीरा सिंह क्या बोलता है, फिर वजीरा सिंह त्योरी चढ़ाकर कहा, जो क्या मरने मारने की बात लगाई है, मेरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों कैसे, दिल्ली शहर में पिछोड़ तू जांदिए, कर लेना लौंगदा व्यापार मुड़िए, कर लेना नौदेरा सौद अड़िए, ओए लाना चटका कुदगुना का बनाया के मज़ेदार गुड़िए, लुन मतलब हुन लाना चटका कुंदिए। तो ये लगभग एक गीत था, ठीक है ना। बोले कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबाड़ी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। ना भाई इसका अर्थ तो हमको नहीं ध्यान दिए हैं, किसी को ये अर्थ पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। हालांकि ध्यान देता तो मैं इसको थोड़ा सा देख लेता। उसके बाद बोल रहा था मतलब कौन जानता है जो दाढ़ी वाले सिख जो है ये ऐसा लुच्चों वाले गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठा। मतलब कोई अनुमान नहीं था जो ऐसा ये लुच्चे वाले गीत गाएंगे, लेकिन इस गीत से सब मतलब थोड़ा सा हंस पड़े।
उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहेंगे। और इस प्रकार से जितने भी सिपाही मायूस थे सब सुनकर के एकदम होश में आ गए, एकदम एनर्जेटिक हो गए, जैसे लग रहा है एकदम 4 दिन से जो है क्या कर रहे हैं, तो 4 दिन से लगातार मौज ही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दूसरा पार्ट जो है आप लोगों का ख़त्म हुआ। फिर तीसरा पार्ट में बोला जा रहा है, तीसरा पार्ट में बोल रहा है जो दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। फिर बोल रहा है मतलब दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है, और बोधा सिंह क्या किया है, तो बिस्किट के जो 3 टीने होते हैं इस प्रकार से वो क्या किए हैं, तो इस पर जो है ना मतलब चौकोर टाइप का ये टीना होता है। ठीक है ना। तो उस 3 टीने को जो है एक लाइन में बिछा करके अपने वाला 2 कंबल और लाना सिंह वाला जो 2 कंबल है वो सभी, और लाना सिंह का एक बरान कोट, ये सभी ओढ़कर जो है वो सोया हुआ है। लाना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, और लाना सिंह कहाँ था, तो पहरे पर खड़ा हुआ था। एक आँख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। फिर लाना सिंह का क्या होता है, जो एक आँख मतलब खाई के गेंद पे है और दूसरा आँख जो है बोधा सिंह के ध्यान पर, दूसरा आँख जो है बोधा सिंह के दुबले शरीर पर था। फिर बोधा सिंह फिर कराहा। फिर लाना सिंह बोलता है, क्यों बोधा भाई क्या है। तो फिर क्या बोधा सिंह बोला, जो मतलब पानी पिला दो। फिर लाना सिंह ने क्या हुआ, तो कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, जो कहो कैसे हो। फिर कटोरा में पानी ले गया, उसको मुंह में लगाया और बोला मतलब बोलो कैसे हो। कौन पूछा, तो लाना सिंह। किससे, बोधा सिंह से। फिर पानी पीकर बोधा बोला, जो कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं और दांत बज रहे हैं। तो बोधा सिंह बोला, जो कपकपी मतलब थरथरा जो रहा था वो छूट रहा है, और रोम रोम में क्या है, तो एकदम तार दौड़ रहा है और दांत बज रहे हैं। दांत बज रहे हैं मतलब बोल सकते हैं जो एक प्रकार से कपकपी उसको है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोला, जो अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। ये कौन बोला, तो ये बोला लहना सिंह। फिर लाना सिंह बोला, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। फिर बोधा सिंह बोला, और तुम। तो लाना सिंह बोला, जो मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। फिर लाना सिंह बोला, जो नहीं मेरे पास सिगड़ी है। सिगड़ी जानते हैं ना, इस प्रकार से जो ये एक थैला टाइप से होता है, इसमें मतलब आग जला दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है सिगड़ी, इस बर्तन। तो ये बोला मतलब लाना सिंह बोला, जो मेरे पास सिगड़ी है, ठीक है ना, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, देख रहे हो। तो फिर बोधा सिंह बोला, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए मतलब यही सब कर रहे हो, मतलब अपना कंबल मुझे दे रहे हो, अपना जर्सी दे देते हो मुझे, मतलब आपको अपने क्या होगा, आप अगर कहीं बीमार पड़ गए तो क्या होगा, ठीक है ना, ऐसा कहते हो। फिर हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। ये कौन बोला, लहना सिंह। लहना सिंह मतलब झूठ बोल रहा है। देखते हो ना, जब मान लो पापा को अगर घर में देखते होंगे, अगर आप लोग, जो मम्मी खाना बनाती है तो भले उनके लिए रोटी नहीं बची, लेकिन आपको देंगे ना, यार इसमें अभी है 5-7 रोटी और है, ले 2-4 को और खा लो। तो उसी प्रकार से मान लो जो लाना सिंह समझिए एक प्रकार से उसके गार्जियन तुल्य हैं। लाना सिंह बोधा सिंह को बहुत मानते थे, इसलिए वो झूठ बोले, जो नहीं मेरे पास जो है ना, याद आया मेरे पास एक दूसरा गर्म जर्सी है, आज सवेरे आई है। बोला मतलब आज सवेरे आया है, मेरे पास दूसरा गर्म जर्सी है। फिर बिलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैम। बोल रहा है मतलब बिलायत से जो है बुन बुन कर भेज रही है मैम। तो फिर गुरु उनका भला करे, यो कहकर लहना अपने कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। फिर गुरु उनका भला करे, ये सब कह करके जो है लाना सिंह क्या किए, तो वो अपना कोट उतारकर जो है जर्सी उतारने लगे। फिर बोधा सिंह बोला, सच कहते हो। बोधा सिंह को लग रहा था जो ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो फिर इसलिए पूछते हैं जो सच कह रहे हो। तो तब लाना सिंह क्या बोले, तो लाना सिंह बोला, और नहीं तो क्या, मतलब झूठ कह रहा हूँ मैं। तो लाना सिंह बोला, मतलब नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। तो बोला, यों कहकर नहीं करते। बोधा तो उनसे ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। बोला मतलब ये कहकर नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मेरे पास है वास्तव में, मतलब दूसरी जर्सी है, नया आया है, ठीक है ना। और यूँ कहकर बोधा को जो है अपना जर्सी पहना दिया, और वो एकमात्र खाकी मतलब पतला सा कोट पहनकर जो है ना क्या किया, तो पहरे पर खड़ा हो गया।
और बोल रहा है मैम की जर्सी वाली जो कथा थी वो मात्र एक कथा था, मतलब झूठ को उसको पहनाने के लिए जो है बोला गया था, जो नहीं मतलब मैम मुझे बिलायत से भेज रही है बुन बुन करके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो आधा घंटा बीता इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई सूबेदार हजारा सिंह। और इतने में आधा घंटा बीता तो खाई के मुख से एक आवाज़ आया सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। तो यहाँ लाना सिंह बोला कौन, लपटन साहब, हुक्म हुजूर। लाना सिंह बोला लपटन साहब हुक्म हुजूर, मतलब हुक्म कहिए। तो कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करते सामने आया। फिर तनकर जो है सूबेदार तनकर एकदम सामने हुआ, सलाम करते हुए सामने आया। फिर बोला देखो इसी समय धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूरब कोने में एक जर्मन खाई है। तो ये मतलब एक प्रकार से जर्मन लपटन बन के आया था, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, जो इसी समय धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, ठीक है ना। और बोल रहा है उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है, मतलब ये झूठ के लगभग हमको लग रहा है बोलने आए थे, ठीक है ना। जो इसी समय धावा करना होगा, बोल रहा मील भर दूरी पर पूर्व के एक कोने में जो है लगभग क्या है, तो बोल रहा है उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है, मतलब मात्र 50 जर्मन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, खदेड़ सकते हैं। बोल रहा है इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, और उनको तरीका बता रहा है। जो इनके पैर के नीचे जो है, नीचे से खेत काट कर 2 रास्ता है, और 3-4 घुमाव है, और 3-4 क्या है, घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। बोला जहाँ पे टर्निंग है, मोड़ है, वहाँ पे 15 जवान खड़ा करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। और बोलता है तुम यहाँ खंदक में मतलब 10 आदमी छोड़ दो और बाकी को लेकर के जो है तुम आगे जाओ और उनसे मिल लो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहना, यह मेरा हम यहाँ रहेगा। मतलब वो एक प्रकार से जर्मन लपटन बोला, मतलब जो खंदक में जब तक दूसरा हुक्म तुमको नहीं मिले तब तक वहीं पे डटे रहना, यहाँ हम रहेगा। तो फिर लाना सिंह बोला जो हुक्म। लाना सिंह क्या बोला, जो हुक्म, मतलब जैसा आप कहिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर चुपचाप सब तैयार हो गए। फिर चुपचाप क्या हुआ, सब तैयार हो गए, चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। फिर बोधा भी क्या हुआ, कंबल उतार करके एकदम साथ में चलने लगा। तब लाना सिंह ने उसे रोका, तब लाना सिंह उसको रोका, किसको, बोधा सिंह को। लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। मतलब लाना सिंह जब आगे हुआ तो बोधा के जो बाप थे, बोधा सिंह के बाप थे सूबेदार हजारा सिंह, तो उसने उंगली इशारा के मतलब इशारा किया बोधा सिंह की ओर। फिर लाना सिंह समझकर चुप हो गया। फिर लाना सिंह जो है समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। मतलब पीछे 10 आदमी कौन रहेगा, मतलब खंदक में जो है 10 आदमी किसको छोड़ेंगे, ये कौन रहेगा यहाँ, इस पर बहुत ज़्यादा हुज्जत हुआ। कोई रहना न चाहता था, कोई जो है उस खंदक में रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, और समझा बुझाकर सूबेदार मतलब मार्च किया, मतलब निकले सब। फिर लपटन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। फिर वो लपटन साहब जो आए थे वो लहना सिंह की सिगरी पर से मुंह फेर कर जो है खड़े हो गए, और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। और जेब से सिगरेट निकाल कर जो है वो लपटन जो थे, जर्मन लपटन, वो सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा लो तुम भी पियो। फिर 10 मिनट बाद जो है वो लहना सिंह की ओर इशारा किया, जो लो मतलब तुम भी पियो सिगरेट। कौन, जर्मन लपटन। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसी सिगरेट की इजोत में जो है इन्होंने पहचान लिया, ठीक है। फिर बेचारे को जो है भारी पड़ गया वो। देखिए फिर बोल रहा है जो आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। फिर आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला लाओ साहब। हाथ के आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया, और मतलब वो समझ गया था, फिर भी मतलब उसको अपना मुंह छिपाते हुए बोला हाँ साहब लाओ। ऐसा करते करते मतलब वो थोड़ा नज़दीक गया, और उसके उजाले में जो है वो लपटन साहब का मुख देख लिया। उसके बाद बाल देखे तब उसका माथा ठनका, बाल देखे तब उसका माथा ठनका। जो लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ गए। मतलब उनका जो लैना सिंह का जो लपटन था ओरिजिनल, उनको मतलब बाल था बहुत ज़्यादा, और ये जो लपटन आए थे उनका बाल सब पूरा उड़ा हुआ था। तो वही उनका माथा ठनका, जो अरे मेरे लपटन साहब को तो मतलब बड़े बड़े बाल थे,
तो इनका बाल एक ही दिन में अचानक कैसे गायब हो गया, ठीक है ना। तो फिर बोला जो शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। तो ये सोच रहा है नहीं शराब मतलब क्या शायद साहब जो है शराब पी लिए हैं और उनको बाल कटवाने का मौका मिल गया है। फिर लाना सिंह ने जांचना चाहा, लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। फिर लाना सिंह जो है उसको जांचना चाहा जो नहीं वास्तव में ये मेरे लपटन साहब ही है, क्योंकि ये 5 वर्ष से उनके साथ रहते थे। तो ये 1-2 क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। फिर लाना सिंह बोला क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। बोला क्यों साहब, लाना सिंह मतलब बोला जो क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। ये उनकी जांच के लिए पूछ रहा है ताकि ये क्या जवाब देता है तो उससे पता चल जाएगा। तो फिर बोला जो लड़ाई खत्म होने पर क्यों क्या यह देश पसंद नहीं है। तो फिर वो लपटन बोला मतलब लड़ाई खत्म होने पर हम लोग हिंदुस्तान चलेंगे। बोला क्यों क्या यह देश तुम लोगों को पसंद नहीं है। तो फिर लाना सिंह बोले नहीं साहब शिकार के हुए मज़े यहाँ कहाँ, याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। तो बोल रहा है नहीं शिकार वे नहीं साहब वे मज़ा कहाँ है जो शिकार करने में थे। याद है आपको पर साल नकली लड़ाई के पीछे जो हम आप गए थे कहाँ, तो जगाधरी ज़िले में शिकार करने के, ठीक है ना। तो ये लगभग क्रॉस क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं जर्मन लपटन जो थे उससे, ठीक है ना। और क्या बोले उसके बाद लाना सिंह बोलते हैं, लाना सिंह ये बोलते हैं वही लपटन साहब बोलते हैं जो हाँ वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। तो वो बोल रहा मतलब हाँ, तो बोल रहा बेशक पाजी कहीं का सामने में वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। और ये लाना सिंह बोल रहा है और कहीं की पाजी जो ऐसा नील गाय बड़ा निकला जो ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा था, ठीक है। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पट्टे में निकली। और बोल रहा है मतलब आपको जो है एक गोली कंधे में लगा था और एकदम पट्टे में निकली थी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। कौन बोल रहा है, तो ये सब लाना सिंह बोल रहा है। मतलब एक फुला रहा है जो देखें इनके मुंह से क्या क्या बात निकलता है जो हमको स्पष्ट होगा जो मतलब वास्तव में यह मेरा ओरिजिनल लपटन साहब है या नहीं, ठीक है ना। फिर बोला क्यों साहब शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। मतलब बोल रहा है क्यों सर, और शिमले से उस नील गाय का सिर जो है वो तैयार होकर आया था और आप कहे थे इसको हम कहाँ लगाएंगे, तो रेजिमेंट के मेस में लगाएंगे। बोला हाँ पर मैंने वह बिलायत भेज दिया, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। बोला हाँ मैंने तो मतलब उसे बिलायत भेज दिया, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फीट के तो होंगे। तो बोला हाँ लाना सिंह बोला। फिर लाना सिंह बोला 2-4 इंच के थे, तुम सिगरेट नहीं पिया। फिर लाना सिंह बोला मतलब नहीं वो तो 2-4 फुट के नहीं 2-4 इंच के होंगे। फिर लपटन साहब बोलते हैं जो तुम सिगरेट नहीं पिया। तो फिर लाना सिंह बोलते हैं पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लाना सिंह खदनक में घुसा। मतलब फिर वो लपटन साहब थे वो बोले मतलब तुमने सिगरेट नहीं पिया। तो लाना सिंह बोलता है पीता हूँ साहब, दिया सलाई लेकर आता हूँ। यह कहकर लाना सिंह कहाँ गया, खंदक में गया। अब उसे संदेह नहीं रह गया था, उसे वह झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। मतलब अब उनके मन में कोई डाउट नहीं था, वो श्योर हो चुके थे जो नहीं ये जर्मन लपटन है, ये मेरा ओरिजिनल लपटन साहब नहीं है, यह भेष बदल के हम लोगों को जो है मतलब आक्रमण करने आए हैं। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया, अंधेरे में वह किसी सोने वाले से टकराया। कौन, लाना सिंह। तो वो बोला क्यों वजीरा सिंह। तो बोला कौन, वजीरा सिंह। मतलब सोने वाला बोला क्यों वजीरा सिंह। तो बोला हाँ क्यों लाना, क्या कमायत आ गई है, जरा तो आंख लगने दो। मतलब वजीरा सिंह को बोला मतलब क्या वजीरा सिंह बोला क्या लाना, मतलब कौन सी कमायत आ गई है, जरा सी तो आंख लगी थी, लगने दो कम से कम आंख, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये तीसरा जो है आप लोगों का पार्ट जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा पार्ट आया। चौथा पार्ट में बोल रहा है जो होश में आओ, कमायत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या बोला, जो होश में आओ, हाँ कमायत आई है, लेकिन वो जर्मन साहब की लपटन साहब की वर्दी में आई है। क्या बोले, लपटन साहब की वर्दी में आए हैं। फिर
वजीरा सिंह बोले, मतलब सूबेदार हजारा सिंह बोले क्या? तो फिर लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। कौन बोला? मतलब लाना सिंह बोले, सूबेदार हजारा सिंह को बोले लपटन साहब या तो हो सकता है मारे गए हैं या किडनैप हो गए हैं, क्योंकि उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। क्योंकि उसका वर्दी पहनकर क्या हुआ है, तो एक जर्मन आया है। मतलब लाना सिंह का जो मेन लपटन साहब था, या तो उनको मार दिया गया होगा तब उनका वर्दी पहना होगा, या तो उनको किडनैप करके उनका वर्दी ले लिया गया है। तो फिर सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, मुझे पीने को सिगरेट दिया है। ठीक है ना, मतलब ये सब सबूत लाना सिंह देता है। जो मतलब क्या, मैंने उसको मुंह देखा है, जो वो साफ सुथरा मतलब उर्दू बोलता है, वो भी कौन सा उर्दू, तो किताबी उर्दू, और मुझे सिगरेट देने को मतलब सिगरेट पीने को देता है। तो कोई भी लपटन साहब जो होगा वो अपने से नीचे अधिकारी को कभी सिगरेट पीने के लिए देगा ही नहीं। तो फिर बोला तो बोला अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होड़ा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। फिर बोले मतलब ऐसा करो, तुम जो पलटन जो गए हैं उनके पैर का निशान देखते जो है ना उसके पीछे दौड़ जाओ, वो जो है अभी तक बहुत दूर नहीं गए होंगे। ठीक है। उसके बाद सूबेदार से कहो जो एकदम लौट आए। फिर लाना सिंह सिखा के भेजता है, जो सूबेदार से कहो जो एकदम से लौट आए, खंदक की बात झूठ है। ठीक है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। ये बोलता है मतलब लाना सिंह, जो मतलब देर मत करो और किसी को पता भी नहीं चलने देना, खंदक से पीछे से चले जाओ। बोल रहा हुक्म तो यही है कि ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लाना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। लाटना बोला, वो बोल रहा है मतलब हुक्म है, तो बोल रहा हुक्म की ऐसी की तैसी, तुम पहले जाओ उसको बुला के लाओ। लाना सिंह वहाँ का चूँकि सबसे बड़ा अफसर था इसलिए बोल रहा नहीं, मेरा ये हुक्म है, जल्दी जाओ। फिर बोला पढ़, यहाँ तो तुम 8 है, तो बोला 8 नहीं 10 लाख है, एक एक अकालिया सिख जो है 1.25 लाख के बराबर होता है। कौन? तो ये लाना सिंह बोलते हैं। तो फिर बोला चले जाओ तुम। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हुआ जो लौट कर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। फिर लाना सिंह क्या हुआ, तो लौट करके आया और खंदक की जो मुहाने था वहाँ पे दीवार से एक चिपक करके वो खड़ा हो गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। फिर उसने गौर से देखा जो जर्मन साहब बेल से, मतलब वो एक प्रकार से मतलब गेंद नहीं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, विस्फोटक बम लाया होगा, और वो बेल से मतलब 3 गोले निकाले, मतलब बम निकाला होगा और 3 जगह खंदक में घुसा दिया और तीनों को एक तार से मतलब जोड़ दिया। और तार के आगे सूत की एक गुंथी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, और वो तार में एक सिगड़ी सा निकाल के उसको तार में एक मतलब क्या होता है, सूत सा निकाल करके उसको सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने लगा, और बाहर की तरफ दिया सलाई जलाकर वह एक गुत्थी पर रखने लगा। फिर बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। फिर लाना सिंह दौड़ कर गया, उसके बंदूक छीना और कोहनी से जो है उसको दे मारा एकदम बढ़िया से। फिर क्या हुआ, जो धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी, और उस धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गया। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख बंद। फिर लाना क्या किए, तो उस साहब को कुंदा पर मारा एक जोर से, मतलब गर्दन पर, फिर उसका आंख बंद। फिर मीन गॉट करते हुए चित्त हो गए। फिर वो लपटन साहब जो थे जर्मन लपटन, वो एकदम चित्त हो गए। लाना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। फिर लाना सिंह वो तीनों गोले को मतलब तीनों बम कर ले करके जो है बाहर फेंका, और क्या किए, तो उनको जो है घसीट कर, मतलब उस लपटन साहब को घसीट कर कहाँ लाया, सिगड़ी के पास लिटाया, और जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकलकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। फिर उनके तलाशी से जो है 3-4 लिफाफे और एक डायरी मिला, तो उसको वे अपने जेब में रख ली। कौन? तो याद रखिएगा,
लहना सिंह। ठीक है, उसके बाद साहब की मूर्छा हटी। फिर साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? फिर उसका मूर्छा हटा, मतलब वो जो पीटा था ना वो उससे बेहोश हो गया होगा, तब जाकर होश आया। तो बोला, क्यों साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखी कि सिख सिगरेट पीते हैं, पर यह सीख कि जगाधरी जिले में नील गायें होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं। यह सीखी कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। मतलब उसको उल्टा पुल्टा क्वेश्चन किया था, मुसलमान कभी मंदिर की मूर्ति पर कभी जल चढ़ाता है? तो कभी नहीं चढ़ाता है। और बोल रहा है जो जगाधरी जिले में नील गाय होती है, और जगाधरी जिला में शायद नील गाय पाता ही नहीं पाया जाता है। तो ऐसा ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करके जो है ना वो लपटन साहब बेचारा मतलब ध्यान नहीं दिया जो हमसे ये क्वेश्चन कौन सा कर रहा है, तो वो फंस गया जाल में, पकड़ा गया अंततः। और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। मतलब बोल रहा है पता नहीं कहाँ से ये उर्दू सीख के आ गए हो आप। हमारे लपटन साहब तो मतलब 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाते हैं। फिर लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। फिर लाना सिंह जो है पतलून के दोनों जेब की तलाशी नहीं ली थी। तो साहब जो है मानो जाड़ से बचने के लिए दोनों हाथ में मतलब जेबी डाले ऐसे करके। ठीक है, और क्या हुआ? फिर लाना सिंह कहता गया, जो चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा। बोल रहा है मतलब चालाक तो तुम बड़े हो, लेकिन जो माझे के लहना जो है इतने बरस से लपटन साहब के पास रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। तो यहाँ से भी कुछ स्पष्ट होता है, जो ये लहना सिंह जो था वो कहाँ का था पता होगा, माझे का, और वो लड़की जो थी वो मंगड़े की थी। ठीक है, बोल रहा है जो 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। ठीक है ना, और गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डक खाने में रुपया निकाल लो। सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ा दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखोगे तो समझो क्या करेंगे। मतलब एक बोला, मतलब इसी प्रकार से एक और मुल्ला जी भी मेरे गांव में आए थे, जो मेरे गांव वालों को सभी को मतलब बहका रहे थे। तो उसको मैंने दाढ़ी छिलवा करके जो है गांव से बाहर कर दिया। यहाँ पे एक और याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है डाक बाबू का नाम क्या था, तो डाक बाबू पोल्हू राम। ठीक है, ये याद रखिएगा। बोल रहा है जो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांघ में गोली लगी। फिर साहब अपने जेब में, मतलब लहना सिंह सोचा मतलब ये ठंड से बचने के लिए जेब में मतलब हाथ डाल रहा है, लेकिन पता नहीं था उसके जेब में पिस्तौल था और वो पिस्तौल चला दिया। लहना सिंह के अंततः जांघ में लग गया। इधर लहना सिंह की हैरानी मार्टिन के 2 फायरों के साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर साहब दौड़ आए और इधर लहना सिंह जो मारे तो उसका सर मतलब फाड़ दिया एक प्रकार से। फिर बोधा चिल्लाया, क्या है? ठीक है, बोधा चिल्लाया, फिर क्या है? फिर लहना सिंह ने उसे यह कर कर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। फिर जब बंदूक का आवाज़ चला, उसका सर फटा, तो मतलब हजारा सिंह मतलब बोधा सिंह था ना, तो क्या हुआ, मतलब बोधा सिंह चिल्लाया जो मतलब क्या है। तो फिर लहना सिंह मतलब उसको सुला दिया कि यह एक हरका हुआ मतलब कुत्ता आया था, उसको मैंने मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना सिंह ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांध ली। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया और लहना सिंह को जहां गोली लगा था वो मतलब कपड़ा फाड़ के जो है ना उसमें एक तरह से बांध लिया। और इतने से 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका और सिखों के बंदूक ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना
लाना सिंह तक तक कर मार रहा था वह खड़ा था और लूटे हुए थे, और लेटे हुए थे, और वे 70 तो अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आते थे। थोड़े से मिनटों में वे क्या हुआ, तो मतलब मारे गए। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी क्या की फतह, वाह गुरुजी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनी को पीठ पर पड़ने लगा। एक से मौके पर जर्मन 2 चक्की की पाटों के बीच में आ गए और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह जवान आ गया और उस सभी को क्या किया, एकदम बंदूक के नोक पर जो है उड़ा दिया। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बरसाते थे और सामने लाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन फिरौने शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखियां दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुख, और लड़ाई खत्म हो गई। और ये सब कहते हुए लड़ाई क्या हो गया, खत्म हो गया। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे, मतलब 63 जर्मन थे या तो वो मर गए थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए थे और सिखों में जो 15 के, तो समझो जर्मनी का 63 गया था और इधर से सिख के 15 जवान शहीद हुए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई थी और सूबेदार हजारा सिंह जो थे उनके दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई थी। लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी, उसने घाव को खंदक की गीली माटी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। फिर लाना सिंह की पसली में भी एक गोली लगी थी, जिसको क्या किया उन्होंने, खंदक की गीली मिट्टी से भर लिया और उसे एक बाकी कपड़ा से मतलब बंद कर लिया। और किसी को खबर ना हुई कि लाना सिंह को दूसरा घाव है, मतलब भारी घाव है, और किसी को खबर भी नहीं लगा जो लाना सिंह को दूसरा गोली भी लगा है, क्योंकि उसको एक जांग में भी गोली लगा ही था। और लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दमयंती क्या है, दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था और सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। और लहना सिंह के पास दौड़ के जाता है और उसका सारा हाल सुनता है और वो चिट्ठी और डायरी जो लहना सिंह जर्मन लप्टन के पॉकेट से निकाला था उसको पढ़ करके जो मतलब पता चलता है, तो बोलता है लाना सिंह अगर तुम नहीं रहते तो पता नहीं क्या होता, हम सब लग रहा है मारे जाते। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने सुन ली। और इस लड़ाई की आवाज़ जो है 3 मील दाहिने ओर जो दूरी थी वहाँ के खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था, जो वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली। फिर वो लोग जो है फ़ोन कर दिया था तो वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाले गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँचे। और वो गाड़ी सब और डॉक्टर सब जो है लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे आ पहुँचे। और फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे बोला। और फील्ड अस्पताल नज़दीक था तो सुबह होते होते वहाँ पे पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। तो इसलिए मतलब नॉर्मल सी पट्टी बांधकर जो है जो घायल थे उसको एक गाड़ी में बैठाया गया और जो मतलब मरे हुए थे मतलब लाश थे उनको एक गाड़ी में बैठाया। फिर सूबेदार ने लाना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। फिर सूबेदार हजारा सिंह जो थे वो चाहे जो लाना सिंह के जांघ में एक पट्टी से बांध दे, लेकिन लाना सिंह जो है उसको यह कहकर टाल दिया कि नहीं छोटा मोटा घाव है, चलिए सुबह में देखा जाएगा। फिर बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, मतलब बोधा सिंह ज्वर बुखार में जो है एकदम बरबरा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लाना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे और मतलब वह गाड़ी में लिटाया गया, लेकिन लाना सिंह को छोड़कर जो है सूबेदार हजारा सिंह जाते नहीं थे। यह देख लाना ने कहा,
तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। मतलब उसको कसम दे दिया, मतलब उसकी पत्नी और पुत्र का। सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी सूबेदारनी, जो वही लड़की है जो बचपन में उस लेखक से बार बार, मतलब लाना सिंह से बार बार मिला करती थी। और सूबेदार हजारा सिंह और यही सूबेदारनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बोधा सिंह। तो वो चला गया। फिर सूबेदार हजारा सिंह बोला और तुम, तो बोल रहा है लाना सिंह बोला जो मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। फिर लाना सिंह बोला मतलब मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेजवा देना, वैसे जर्मनी वालों के लिए भी तो मतलब एक गाड़ी आती होगी। वैसे मेरा टेंशन मतलब मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह वैसे भी मेरे पास है। कौन बोले? लैना सिंह बोले। ठीक है। उसके बाद फिर सूबेदार बोला अच्छा पर, तो बोला, फिर लाना सिंह बोला जो बोधा गाड़ी पर लेट गया है, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होड़ा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। और वह बोला सूबेदारनी होड़ा को एक चिट्ठी लिखने के लिए जो मेरा मत्था टेकना लिख देना, मतलब बोलते हैं ना मेरा प्रणाम लिख देना वो। और जब घर जाओगे तो कह देना जो मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। उसने, मैंने क्या कहा था उसने, समझे? तो उसने कहा था मतलब सूबेदारनी जो थे वो लाना सिंह को कहा था जो आप मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। तो अंततः जो है लाना सिंह बेचारा अपना जान पर खेल करके जो है उन दोनों का जान बचा दिया। तो इसलिए बोल रहा है जो आप उनसे कह देना जो मुझसे उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। फिर सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं चढ़ते चढ़ते जो लाना सिंह मतलब इसमें लिखना क्या है, तुमने मेरे और बोधा का प्राण बचाया है, यह लिखना कैसा, साथ ही मतलब घर चलेंगे और तुम ही खुद मतलब सूबेदारनी से बोल देना जो उसने क्या कहा था। ठीक है। बोला अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। फिर लाना सिंह बोला जो अब आप गाड़ी पे चढ़ जाओ और मैंने जो कहा है वो कह भी देना और लिख भी देना। फिर गाड़ी के जाते लहना लेट गया। फिर गाड़ी के जाते ही लहना सिंह क्या हुआ? लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, यह तर हो रहा था। कौन बोला? लाना सिंह बोला। फिर मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके जो है सामने आती, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। और बोल रहा है जो मृत्यु के कुछ समय पहले जो है जन्म भर की सारी घटनाएं एकदम समझो एकदम लाइव टेलीकास्ट जैसे होता रहता है, और सारे दृश्य आपके सामने जो है ना एकदम रंग बिरंगे दिखते रहते हैं, और समय की धुंध उन पर से बिल्कुल हट जाती है। ठीक है। और बोला फिर लाना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। लाना सिंह का क्या हुआ? तो लाना सिंह 12 वर्ष का है, वह अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है, तब वह धत कर भाग जाती है। पता होगा जो 12 वर्ष का मात्र लाना सिंह है उसे हर एक मतलब सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के वहाँ एक 8 साल की लड़की मिल जाती है, जिसे वह बार बार प्रश्न करता था जो तेरी कुरमाई हो गई है, तो वह धत कर भाग जाती थी। और एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई है, देखते नहीं यह रेशम वाली फूलों सी सालू। फिर लाना सिंह को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वह अंदर से उसको चाहने लगा था, शायद इस कारण से हुआ होगा। फिर वजीरा सिंह पानी पिला दो, लाना सिंह बोला। फिर 25 वर्ष बीत गए, अब लाना सिंह 77 राइफल्स में जमादार के पद पर हो गया। फिर 25 वर्ष बीत गए हैं, अब लाना सिंह क्या हुआ? तो 77 राइफल्स में जमादार के पद पे वो एक भर्ती हो गए हैं, और उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, और न मालूम कभी हुआ और न कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए वह अपने घर गया।
वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली थी कि फौज लाम पड़ जाती है। और जब वह ज़मीन के मुकदमे के लिए वहाँ गया था तो रेजिमेंट के अफसर से एक चिट्ठी आई थी कि फौज कहाँ पे जा रही है, लाम पड़ जाती है, फ़ौरन चले आओ। तो वो तुरंत मतलब आ जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली थी कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पड़ जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते हुए आना। और साथ में सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी मिली थी उसको, जो सूबेदार हजारा सिंह और उसका जो पुत्र था बोधा सिंह, वो दोनों भी मतलब कहाँ जा रहे हैं, तो वो लाम पे जा रहे हैं, इसलिए घर होते हुए ही आना, ठीक है ना। फिर साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। सूबेदार का गांव जो था वो उसके बीच रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार हजारा सिंह जो था वो लाना सिंह को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए वो उनके घर पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला लाना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है। और जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े में से जो है निकल कर के आया और लाना सिंह को बोला, लाना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल के आ जा। फिर लाना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझसे जानती है, कब, कैसे मतलब जानती है। फिर रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं, दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। फिर मतलब रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी मान लीजिए सूबेदार हजारा सिंह के लोग तो कभी कोई घर परिवार के आदमी रहे नहीं, तो वो कैसे जानते होंगे, तो वो आश्चर्य में रहा। फिर दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, मतलब बोलते हैं ना हम लोग प्रणाम करे छी, गोड़ लगे छे या प्रणाम, तो वो मतलब बोला। फिर आशीष सुनी, लाना सिंह चुप, बोला मुझे पहचाना, कौन बोली, तो वही सूबेदारनी जो बचपन में उस लड़की मतलब वही लड़की। तो फिर लाना सिंह बोला नहीं। तो फिर वो लड़की बोली तेरी कुरमाई हो गई है, धत कल तो हो गई देखते नहीं, यह रेसे वाली बूट वाली सालों अमृतसर में। तो ये सब कुछ कोड भाषा बताया जो मतलब नहीं तो शायद उससे याद हो जाए। तो फिर भावों की टकराहट से मूर्छा खुली और करवट बदली, पसली का घाव निकल गया, वजीरा पानी पिला उसने कहा था। फिर वजीरा पानी पिला उसने कहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। फिर स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, जो मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए हैं, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घंगड़िया पलटन क्यों न बांध दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चल जाती। मतलब ये अपना दुख बता रही है, मतलब जो ऐसा हुआ है लेकिन सूबेदार जी मेरे साथ है नहीं, एक बेटा है फौज में भर्ती हुए हैं, उसे 1 ही बरस हुआ है। बोला मतलब सूबेदारनी बोली मतलब 1 ही बेटा है बोधा सिंह, वो भी फौज में भर्ती हो गए हैं, उसे मात्र 1 बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए हैं पर एक भी नहीं जिया। बोला उसके पीछे 4 और बच्चे हुए थे लेकिन एक भी उसमें से जीवित नहीं है। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है, मतलब अब बोल रहा है अब दोनों जाते हैं। होता है ना, मान लीजिए जब फौज में कोई जाते हैं तो उनके जीवन का कोई गारंटी नहीं होता है, तो लेकिन महिला को जो दिक्कत हो जाती है उसमें, जिनका मान लीजिए पति है, पुत्र है, तो उन पर क्या बीतेगा। तो वही हुआ, रोने लगी, पता नहीं मतलब मेरे तो भाग्य ही मतलब ऐसा है, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। तो वो लड़की याद दिलाती है, तुम्हें याद है तुमने एक दिन मतलब टांगे वाले के घोड़े दही वाले के दुकान के सामने बिगड़ गए थे, तो उस टाइम तुमने मेरे प्राण बचाए थे, आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्तों पर खड़ा कर दिया था। मतलब वो लड़की याद दिलाती है जो आप मतलब खुद घोड़े के टांग के नीचे चले गए थे लेकिन मुझे आपने बचाया था। ऐसे ही दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। मतलब एक प्रकार से आंचल पसार के मतलब भिक्षा मांगी, जो यह मेरी एकदम विनती है, जो जिस प्रकार से तुमने मेरे प्राण बचाए थे उसी प्रकार से मेरे पति और पुत्र की भी रक्षा करना। फिर रोती हुई सूबेदारनी ओबड़ी में चली गई, ओबड़ी में मतलब रोती हुई फिर सूबेदारनी ओबड़ी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। फिर लाना सिंह भी बेचारा मतलब इमोशनल हो गया, उनका भी प्यार था, समझो अब समझते हैं आजकल मतलब प्यार के लिए क्या नहीं करते आदमी, हालांकि लाना सिंह थोड़ा ठीक है। फिर वजीरा सिंह पानी पिला उसने कहा था, फिर वजीरा सिंह पानी पिला उसने कहा था, मतलब वो याद है। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। फिर लाना सिंह का सिर जो है अपने गोद में रख के वजीरा सिंह बैठा है,
जब मांगता है तब पानी पिला देता है, और जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन? किरत सिंह। फिर आधे घंटे चुप रहा, उसके बाद फिर बोला कौन? किरत सिंह। तो वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ, मतलब वो वजीरा सिंह था, लेकिन वो बोला कौन? किरत सिंह, शायद उनको पहचान नहीं आ रहा होगा। तो बोल रहा है भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। और बोल रहा है भैया, इसका मतलब लहना सिंह का जो है ना वो भैया होगा किरत सिंह, लहना सिंह का भाई होगा मेरे हिसाब से किरत सिंह, ये क्या होगा? भाई। तो था हालांकि वजीरा सिंह के गोद में उनका सिर, लेकिन किरत सिंह समझकर बोला जो भैया मेरा सिर जो है और ऊंचा कर लो और अपने पट पर मेरा सिर रख लो। वजीरा सिंह ने फिर वैसे ही किया, बोला हाँ अब ठीक है, पानी पिला दो। कौन बोला? लहना सिंह बोला बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। और बोल रहा था अब के हार में मतलब इस बार जो है यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, मतलब आम खाना। बोल रहा है चाचा भतीजा यहीं पे बैठ के मतलब जो है क्या करना? आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। बोल रहा है जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। लहना सिंह बोला जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैं इसे लगाया था। ठीक है। और फिर क्या हुआ? और फिर हुआ जो वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे, फिर वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे, टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा जो फ्रांस के बेल्जियम क्या है 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। न्यूज़पेपर में निकलता है ना जो न्यूज़ क्या है 77 नंबर राइफल्स के जमादार लहना सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसा लोगों ने अखबार में पढ़ा। तो ये था आप लोगों को उसने कहा था कहानी। ठीक है ना। तो अब बताइए, पता हो गया आप लोगों को जो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो पता चल गया होगा आप लोगों को जो उसने कहा था। चलिए एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ठीक है। तो देखिए, चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए उसने कहा था कहानी जो है टोटल 5 भागों में विभक्त है। ठीक है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। 1 मिनट रुक जाइए, सारे हम दिखा देते हैं आप लोग को। चलिए देखिए यहाँ से ये पहला है, तो पहला में तो पता होगा, देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ी सी प्रेम कहानी वाला बात है। ठीक है। और दूसरा फिर आता है यहाँ पे, दूसरा यहाँ है। तो दूसरा में राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। तो यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं क्या है इसमें, तो पता होगा लड़ाई वाला बात है, मतलब युद्ध वाला बात है। ठीक है ना। फिर तीसरा कहाँ से आ जाता है? तो तीसरा आ जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं दोपहर है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है एकदम। तो यहाँ पे भी युद्ध वाला बात भी है। दूसरा तीसरा में क्या है? युद्ध वाला बात ही है। उसके बाद चौथा में क्या है? तो चौथा में भी देखो होश में आओ कयामत आ गई है, तो ये भी युद्ध वाला बात ही है। ठीक है ना। तो ये चौथा भाग हो गया। और पांचवा कहाँ हो गया? तो पांचवा हम दिखाते हैं आप लोग को। पांचवा देखिए यहाँ पे, हालांकि ये पांचवा लिखा नहीं गया है, यहाँ पे पांचवा होगा, ये भाग 5, ये शायद मिट गया होगा। ठीक है ना। तो ये भाग 5 है। मृत्यु के समय सब कुछ स्मृति साफ हो जाती है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो ये इसमें जो है बोल सकते हैं युद्ध वाला घटना नहीं है। तो उसने कहा था कहानी 5 भाग में विभक्त है, जिसमें से दूसरा तीसरा और चौथा में जो है युद्ध के बारे में वर्णन है। उसके बाद पहला और पांचवा में जो है बोल सकते हैं एक प्रकार से प्रेम कहानी है।
तो चलिए, या उसने कहा था कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो हम लोग मिलेंगे वो उसने कहा था कहानी के सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हैं उसके साथ, तो उसे देखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट निश्चित रूप से किया कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।